जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग टॉप 15 करंट अफेयर्स को देखेंगे। देखिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को लेके बहुत सारे लोगों ने ये बोला भी कि क्वेश्चंस को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा, बस कोशिश ये रहती है कि कम से कम चीज़ों में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड किया जा सके, ताकि एग्ज़ाम में आप कम चीज़ें पढ़ें यहाँ चैनल से और वो आपको वहाँ पे ज़्यादा आपको आउटपुट देखने को मिले। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी अगर बहुत ज़्यादा दिया जाएगा तो प्रेशर बनता है फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि पिछले कई बार जो कई लगातार वीडियोस हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स के, उसमें चीज़ें कम हैं लेकिन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाइट बैटल टैंक है। लाइट बैटल टैंक मतलब कि हल्का आपका एक टैंक है, बहुत भारी और बड़े टैंक नहीं है। ये लाइट बैटल टैंक जो इंडियन आर्मी को 2027 में मिलेंगे, इसका क्या नाम है ये आपको बताना है। लाइट बैटल टैंक का मतलब है कि लड़ाकू टैंक है, टैंक आप लड़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये हल्के इसलिए बनाए जाते हैं कि जैसे मान लीजिए लद्दाख है और पहाड़ी क्षेत्र में अगर आपको टैंकों को वहाँ पे ले जाना है, तो भारी जो टैंक होंगे, बड़े टैंक होंगे, उनको थोड़ा पहाड़ चढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हल्के टैंक अगर आप रखेंगे तो वो दूर दूर तक तोप की तरह बिल्कुल आराम से कहीं भी जा सकते हैं और लड़ाई में आपका इस्तेमाल होगा ही उनका। तो लाइट बैटल टैंक का क्या नाम है जिसे 2027 तक सेना में शामिल होने की संभावना है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं: अर्जुन, जोरावर, शिखर या फिर भीष्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इस लाइट बैटल टैंक का नाम है जोरावर, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जोरावर जो है ये डीआरडीओ और एलएनटी, जिसे हम लार्सन एंड टुब्रो कंपनी कहते हैं, दोनों ने मिलकर फाइनली इसे तैयार किया है और अभी ये इसका ट्रायल चल रहा है, इसको टेस्ट किया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि 3 साल के बाद 2027 तक अंतिम होते होते भारतीय सेना को इसे सौंप दिया जाएगा। अगला सवाल है, कौन ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को जारी किया और ये हर साल जुलाई में इसे जारी करता है, पब्लिश करता है? तो हाल ही में किस संस्था ने वित्तीय समावेशन सूचकांक लॉन्च किया है, या फिर जो हर साल जुलाई में प्रकाशित होता है? तो हर साल ये जुलाई में प्रकाशित होता है। इससे आपको ये आइडिया लगता है देखने के बाद इस सूचकांक को कि कितना ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन हुआ है। आपके सामने चार संस्था दिया हुआ है: आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अपने देश की संस्था आरबीआई के द्वारा इस वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को हर साल जुलाई में पब्लिश किया जाता है। अब प्री के बाद जब आप मेंस लिखेंगे तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। वहाँ पे अगर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोई एग्जांपल देना होगा कि भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर यही जो आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं इसे उठाकर आप मेंस में लिख सकते हैं। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, यानी कि ये जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है, ये मार्च में जो इसकी रिपोर्ट आई, जुलाई में देखिए पब्लिश होता है, लेकिन मार्च से मार्च का ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो लगभग 64.2 है, 60.1 से बढ़कर ये आगे हुआ है। इसका मतलब अपने देश में वित्तीय समावेशन जो है वो बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल ही में वर्ल्ड का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? यानी हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? एक तो हाई स्पीड ट्रेन है और ये कार्बन के फाइबर से इसकी बॉडी को बनाया गया है, और ये आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये बना हुआ है। चार ऑप्शन है आपके सामने: जापान, जर्मनी, चाइना और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चीन। तो चीन ने हाल ही में दुनिया का पहला, विश्व का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। और अगर आप इसको देखेंगे तो कार्बन फाइबर के मटेरियल से इसे बनाया गया है, तो हल्का भी है, ज़्यादा इफ़िशियंट भी है, और इसका नाम जो है वो सेट्रोवो 1.0 या फिर कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट, इस तरीके से नाम है, जो कि उनका शेंगडोंग प्रांत में किंगडाओ शहर में इसका अनावरण किया गया है। तो बस इतना याद रखिएगा, सेट्रोवो 1.0 इस तरह से इसका नाम है, बस इतना भी काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। कौन ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है उसके बेहतरीन काम के लिए हॉर्टिकल्चरल साइंस के फील्ड में? किस संस्था को बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है।
तो 4 संस्था आपके सामने दिया गया है। तो ये अवार्ड हॉर्टिकल्चरल साइंस में यानी कि बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, जो कि कलिकट में है, यानी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो कि कलिकट में मौजूद है। तो ये इनको दिया गया है। इन्होंने एक पाउडर तैयार किया, ठीक है, आप उसको आराम से दूध में मिला के पी सकते हैं और उसमें आपको ये लगेगा कि आप हल्दी मिला के दूध में पी रहे हैं। आपको ऐसा फ्लेवर भी मिलेगा, आपको पौष्टिकता जो है वो भी मिलेगी। तो इस तरीके का इन्होंने एक पाउडर तैयार किया है कि तुरंत आप दूध लीजिए, उसमें घोलिए और हल्दी वाला दूध आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो वो जो पाउडर इन्होंने तैयार किया है मसाला वाला, तो घुलनशील मसाला मिश्रण पाउडर जो कि हल्दी स्वाद वाला दूध आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य पहला स्थान पाया है अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी में इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम? तो देखिए, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो कि कोरोना के टाइम पे स्टार्ट की गई थी, जिसके तहत आप अपना खुद का जो भी स्वरोजगार कर सकते हैं। जैसे कई लोग सब्जी बेच रहे हैं और जैसे कई लोग मोमोज बेच रहे हैं, गोलगप्पा बेच रहे हैं, इस तरह का जो नॉर्मल आप काम है 10-20 हज़ार रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। वो इसमें मदद के तौर पे पैसे आपको दिए जाएंगे। ब्याज 7% को रखा गया था और किसी भी तरह का पैसा जो आपको रकम दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, कर्ज दिया जाएगा, उसके लिए कोई गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो कोलेटरल फ्री लोन इसमें आपको दिया जा रहा था। तो ये जो राज्य है जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस पाया है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत, वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पाया है। अब देखिए इसके तहत क्या था, इस स्कीम के तहत सबसे पहले आपको 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। 7% का ब्याज था। अगर आप समय से चुकता कर देते हैं, सब कुछ पैसे और ब्याज दे देते हैं, तो अगली बार ब्याज में कुछ छूट देते हुए आप 20,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। और फाइनली आप 50,000 रुपये का अधिक से अधिक लोन ले सकते हैं। अगर आप पिछले दोनों जो भी आपके कर्ज थे आपने चुका दिया है समय पे ब्याज सहित, तो 50,000 रुपये का अधिक से अधिक स्वनिधि स्कीम के तहत आपको पैसा दिया जा सकता है। ये इस स्कीम में लिखा हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक अनावरण किया है भारत के सबसे लंबे और सबसे बड़े अर्बन टनल प्रोजेक्ट का, जो आपको बताना है कि कौन से 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है। यानी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना, जिसे हम बोलते हैं अर्बन टनल प्रोजेक्ट, का उद्घाटन किया, जो किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है, यह आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाने से लेके बोरीवली। अब मैप में देख लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। देखिए, ये है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नेशनल पार्क। इधर है थाने। थाने से आप इसके अंदर से जाइए और इस सुरंग से होते हुए सीधा आप कहाँ पहुँच जाएंगे? बोरीवली। तो ये जैसे घूम के ऐसे जाना था, इसमें आपको अतिरिक्त 12 किलोमीटर और लगता। और जो एक स्टैंडर्ड स्पीड के हिसाब से इसको नापा गया, मापा गया, तो ये देखा गया कि 12 किलोमीटर को कवर करने में 12 मिनट का और समय लगता। तो 12 मिनट बच गया, 12 किलोमीटर बच गया। और यहाँ पे ये जो सुरंग है ये लगभग 12 किलोमीटर के आसपास यानी कि 11.8 किलोमीटर लंबी बनाई गई है। तो बस यही है सबसे बड़ा अर्बन टनल प्रोजेक्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा, शहरी सुरंग परियोजना है, सबसे बड़ा ये है। हाल ही में प्रोजेक्ट अस्मिता जो कि न्यूज़ में देखने को मिला है, वो कौन से फील्ड से जुड़ा हुआ है? यानी कि हाल ही में खबरों में देखा गया प्रोजेक्ट अस्मिता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, ये बच्चे बैठे हुए हैं, उनके हाथ में किताबें हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम बात कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड यानी कि शिक्षा क्षेत्र की। देखिए, ये प्रोजेक्ट में है क्या? अस्मिता प्रोजेक्ट में इसके तहत ये बोला गया है कि 22 भाषाओं में, हर एक भाषा में हम 1,000 किताबें पब्लिश करेंगे, ठीक है, उससे मतलब छापेंगे। तो हर एक भाषा के लिए 1,000 किताबें अगर हम तैयार करते हैं तो जाहिर सी बात है 22 भाषाओं के लिए करीब 22,000 किताबें तैयार की जाएंगी। तो भारतीय भाषाओं में अगर 22,000 किताबें तैयार की जा रही हैं, यानी हर एक भाषा के लिए 1,000 किताब, तो 22 भाषाओं के लिए 22,000 किताबें। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और इसके साथ में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, पहली महिला कौन बनी है
टू सिक्योर ए सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, यानी कि यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाली पहली महिला कौन बनी है। आप इनको इमेज में देख सकते हैं, ये हैं रॉबर्टा मेट्सोला। अब इम्पॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि ये पहली महिला हैं जो दूसरा कार्यकाल इनको मिला है यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के तौर पे। तो यानी कि ये यूरोपीय संसद जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसके अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाली पहली महिला हैं, और इनका नाम क्या है, रॉबर्टा मेट्सोला, ध्यान रखिएगा। और ये माल्टा एक देश है। रॉबर्टा मेट्सोला वहीं की पॉलिटिशियन हैं, वहीं के राजनीतिज्ञ हैं। अब माल्टा कहाँ पर है इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये आप यूरोप का जब भी मैप देखेंगे, जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ आया करे तो तुरंत आप लोग एटलस उठा लिया करिए और बहाने से ही बीच बीच में मैप को देखा करिए, क्योंकि मैप ऐसी चीज़ है कि आपको बीच बीच में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो जैसे आपके सामने ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, यहाँ पर आप देखेंगे ये इटली है, ये सिसिली द्वीप है। तो आप जब वॉल्केनो पढ़ते हैं, जब वो ज्वालामुखी के पहाड़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो सिसिली द्वीप के पास में सिसिली आइलैंड पे आप देखते हैं कि वहाँ पर भी एक वॉल्केनो है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे माल्टा देश है, और जूम करके अगर आप गूगल पे, मोबाइल या लैपटॉप पे देखेंगे तो आपको और अच्छे से माल्टा देश दिखेगा। वहीं की ये पॉलिटिशियन है रॉबर्टा मेट्सोला, और ये पहली महिला हैं जो कि दूसरी बार यूरोपियन पार्लियामेंट की अध्यक्ष बनी है, यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है, इसको ध्यान रखिएगा। ईस्टर्न इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी जो कि उन बच्चों के लिए जो डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं, वो कौन से शहर में खोला गया है। यानी दिव्यांग छात्रों के लिए, विकलांग छात्रों के लिए, अब दिव्यांग छात्र हैं तो दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय किस शहर में खोला जाएगा, ये सवाल था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची और दुर्गापुर। तो इसका राइट आंसर है रांची। तो अगर राज्य पूछ दें तो झारखंड वो राज्य हो जाएगा जहां पर पूर्वी भारत का पहला यूनिवर्सिटी खोला जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डिसेबिलिटी से प्रभावित है, यानी कि दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय झारखंड के रांची में खोला जाएगा। हाल ही में निकोलस मडुरो राष्ट्रपति बने हैं किस देश के तीसरी बार, यानी हाल ही में निकोलस मडुरो तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं वेनेजुला के। काफ़ी चर्चित नाम है, ये काफ़ी फेमस है। वेनेजुला बहुत सारे क्राइसिस से जूझ रहा है, और वेनेजुला को अगर आप देखना चाहते हैं दक्षिण अमेरिका के मैप को आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपको कोलंबिया एक ऐसा देश नज़र आएगा जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन दोनों को टच करता है। आप देख सकते हैं कोलंबिया को, ये अकेला ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका में जो कि दोनों ही महासागरों को टच करता है। और यहाँ पर आपको ये वेनेजुला दिख रहा है। कैराकस इसका कैपिटल है, और मैराकाइबो बहुत फेमस पोर्ट है। मैराकाइबो आप ध्यान रखिएगा, मैराकाइबो पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है वेनेजुला का। बाकी हम लोग दक्षिण अमेरिका का मैप और मैप वगैरह फिर से जल्द देखेंगे तो डिटेल में सारी चीज़ें फिर से देखेंगे। हाल ही में मोयदाम्स किस राज्य का है, मतलब किस राज्य में स्थित मोयदाम्स हैं जिनको भारत के 43वें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मोयदाम को भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। तो देखिए, जैसे हम लोग आम भाषा में हिंदी में मैदान बोलते हैं तो वहाँ पर उसे मोयदाम कहा जाता है। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, ये देखिए, ये इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर जो अहोम राजा हुआ करते थे उनको जब दफनाया गया तो उनके ऊपर एक टीला जैसा ऐसे तैयार किया गया, उसको एक छोटे से पहाड़ का रूप दे दिया गया, चारों तरफ खूब पेड़ वगैरह लगा के उसे सजा दिया गया ताकि वो एक अच्छी स्मृति में हमेशा बने रहें। तो हम बात कर रहे हैं आसाम की, आंसर इसका हो जाएगा ए। और वही बात है, जो मोयदाम्स हैं वो बरियल माउंट्स हैं आसाम के अहोम डायनेस्टी के, यानी कि मोयदाम असम के अहोम राजवंश के दफन टीले हैं, और इनको भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। जुलाई में 26 जुलाई 2024 को ये घोषणा की गई थी। पूर्वी असम के एक डिटेल और देख लीजिए, जो पूर्वी असम का पटकाई पर्वतमाला है जिसको हम पटकाई रेंज कहते हैं, वहाँ पर आपको ये मैदान इनके तलहटी में यानी कि इनके फुट हिल्स में देखने को मिलता है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया अपने देश का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम था अपना रेडियो 90.0 FM यानी 90 FM। और ये कहाँ पर इन्होंने किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, जो आपको बताना है कि ये कौन से शहर में स्थित है। तो हाल ही में
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किस शहर के भारतीय जन संचार संस्थान में देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है अपना रेडियो 90.0 एफएम का उद्घाटन किया? अगरतला, ईटानगर, आइजवाल या फिर इम्फाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजोल, जो कि मिजोरम में स्थित है, उसकी राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही में इंडियन आर्मी का एक कंटिंजेंट मंगोलिया गया हुआ है टू पार्टिसिपेट इन विच मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज। तो भारतीय सेना की एक टुकड़ी किस बहुराष्ट्रीय शांति सेना अभ्यास में भाग लेने के लिए मंगोलिया गई हुई थी? ये जुलाई का न्यूज़ है मैक्सिमम जो हम लोग देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान क्वेस्ट में वो लोग भाग लेने के लिए गए थे। तो यहाँ पर देखिए इमेज में भी अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024, जो कि लगभग 27 जुलाई से 9 अगस्त तक चला। उलन बतूर कहाँ पर? मंगोलिया में। ठीक है, इसीलिए इमेज जो है कभी कभी आपके मेमोरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के द्वारा। आपको ये बताना है कि भारत का पूरे दुनिया में कौन सा रैंक है अपने जंगल को बढ़ाने के मामले में। जंगल कितने दूर में है, फॉरेस्ट एरिया कितना बड़ा है, उसमें हम नहीं रैंक देख रहे हैं। जंगल जो हम बढ़ाए हैं एरिया के हिसाब से, उसमें भारत का दुनिया में क्या रैंक है। क्वेश्चन आप समझ गए? भारत ने जो जंगल बढ़ाया है, जितने एरिया में बढ़ाया है, उसके हिसाब से पूरी दुनिया में उसका क्या रैंक आया है। कितने दूर में जंगल है ये रैंक नहीं है, कितना बढ़ाया है एरिया के हिसाब से, वो उस रैंक के उसके हिसाब से रैंक निकाली गई है। तो फर्स्ट है भारत, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये आपको बताना है। तो भारत का जंगल को बढ़ाने के मामले में पूरी दुनिया में तीसरा स्थान उसे प्राप्त हुआ है। और भारत ने 2010 से 2020 तक अपने वन क्षेत्र में सालाना 2,66,000 हेक्टेयर की वृद्धि करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पहले स्थान पर चीन है जिसने सबसे अधिक एरिया में अपने जंगल बढ़ाए, और दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे अपना भारत है। अगर हम बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ की, तो उसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। यानी कि एफएओ को हम क्या बोलते हैं? खाद्य एवं कृषि संगठन। और लास्ट सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ 2 एडवांस्ड फ्रिगेट्स एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में हाल ही में लॉन्च किए गए 2 में से पहले उन्नत फ्रिगेट्स का नाम क्या है? 2 फ्रिगेट्स को तैयार करना है और कौन बना रहा है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आपको बताना है कि 2 में से जो पहला फ्रिगेट बन के तैयार हो चुका है उसका नाम क्या है? आईएनएस चक्र है, आईएनएस त्रिपुट है, आईएनएस शौर्य है, या फिर आईएनएस धनुष है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस त्रिपुट। त्रिपुट कर लीजिएगा। अब देखिए कई सारे जंगी जहाज होते हैं, जो जहाज हथियारों से लैस हैं, जो जंग पे जा सकते हैं, दुश्मन के जहाज को या किसी भी तरह के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो उसमें कई तरह के होते हैं। जैसे एक होता है कॉवर्ट। तो कॉवर्ट जहाज सबसे छोटे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कई सारे मूवी वेब सीरीज़ में कॉवर्ट ऑपरेशन। तो कॉवर्ट का मतलब ये होता है कि छुप छुपा के आप कोई काम करके आइए और वो दुश्मन की नज़र में वो कहीं पड़े भी ना। तो अगर आप बहुत बड़े जहाज को भेजेंगे तो जाहिर सी बात है वो दूर से ही पकड़ में आ जाएगा। तो अगर आपको कोई स्पेशल मिशन के लिए छोटे छोटे जहाज बना के भेजने हैं तो आपको कॉवर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए उस तरह के जहाज को हम लोग कहते हैं कॉवर्ट। इसके बाद आता है इससे बड़ा जहाज फ्रिगेट। फ्रिगेट जो होता है वो कॉवर्ट से तो बड़ा होता है लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता है। अभी हम लोग आईएनएस त्रिपुट का जब इमेज देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद इससे भी बड़ा जहाज जो थोड़ा दूर से भी समझ में आता है और बड़े बड़े मिशंस के लिए भेजा जाता है, वो होता है आपका आईएनएस। ये आपका कॉवर्ट हो गया, ये आपका फ्रिगेट हो गया, और फिर होता है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर नाम से ही है कि डिस्ट्रॉय कर दो। तो बड़े बड़े मिशंस में बड़े बड़े अगर जहाज है उनको डिस्ट्रॉय करना है तो आईएनएस डिस्ट्रॉयर होता है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा जहाज होता है वो तो एयरक्राफ्ट करियर होता है, जैसे अपने पास है आईएनएस विराट था, ये सब था। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये एयरक्राफ्ट करियर। तो आप उस पर देखेंगे कि कई सारे एयरक्राफ्ट उसमें रखे रहते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर वो डिस्ट्रॉय किए, एयरक्राफ्ट उड़ा, किसी मिशन में गया, कुछ टारगेट को डिस्ट्रॉय किया, फिर से वापस अपने पास उड़ के उसी बेस में आ गया। तो जो जहाज का ऊपर का हिस्सा होता है यही रनवे हो जाता है, यही बेस हो जाता है, इसलिए एयरक्राफ्ट को वो साथ में रखता है तो एयरक्राफ्ट करियर हो जाता है। तो सबसे छोटा कॉवर्ट, कॉवर्ट के बाद हो गया फ्रिगेट, फ्रिगेट के बाद हो गया डिस्ट्रॉयर, उसके बाद हो गया आपका उसके बाद हो गया एयरक्राफ्ट करियर। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ लीजिएगा।
और देखिए ये है त्रिपुट क्लास फ्रिगेट, इससे छोटा होता है कॉवर्ट, कॉवर्ट इसके भी आधे देखने को मिलेगा, इससे डबल देखने को मिलेगा आपको डिस्ट्रॉयर, और सबसे बड़ा हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी बड़ा बना लीजिए, वो होता है एयरक्राफ्ट करियर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।